और लगातार हमारे साथ खास मेहमान योग टीचर राजेंद्र प्रसाद भी जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी भी हमारे साथ जुड़ी हैं, जो अपने अपने अनुभव और योग की क्या अहमियत है वही समझने की कोशिश लगातार हम कर रहे हैं। एक बार फिर से रुख करूंगा योग टीचर जो हैं हमारे साथ राजेंद्र प्रसाद साहब। राजेंद्र प्रसाद साहब, ये बताया जा रहा है कि कोरोना से जंग में प्राणायाम जो है ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। आखिर कैसे, आपसे समझना चाहेंगे। जी हाँ, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने से बताया ना अभी कि ये रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है इसको इफेक्ट करता है ये कोरोना, हमारे लंग्स को इफेक्ट करता है ये। तो प्राणायाम क्या है? प्राणायाम का मतलब है प्राण का आयाम, विस्तार, श्वास का विस्तार। सांस कितनी देर तक हम रोकते हैं, कितनी देर तक उसको छोड़ते हैं हम, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और इसी के ऊपर हमारा पूरा जीवन आधारित है ये। तो प्राणायाम में क्या, क्योंकि प्राणायाम कई तरह के होते हैं, तो इसमें जो मेन जो प्राणायाम है वो इसमें भस्त्रिका है, सूर्य भेदी है, और शीतली है, शीतकारी है, लोम अनुलोम है। तो इसमें जब हम प्राणायाम करते हैं विधिवत तरीके से, तो इसमें हमारे जो लंग्स हैं उनकी एक्सरसाइज होती है। इसमें वो स्पैंड होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ते हैं, वो सिकुड़ते हैं, फैलते हैं। तो इनसे जो उनकी जो क्षमता है वो बढ़ती है, और कोई भी तरह का जो जीवाणु है या कोई विषाणु है वो उसके ऊपर कोई इफेक्ट उसका नहीं आता। तो प्राणायाम का इसमें बहुत ज्यादा महत्व है इसके लिए। इसमें ये हमारे पूरे श्वसन तंत्र को ये ठीक करता है प्राणायाम। हमारे मुंह से लेकर के मुंह, गला, फेफड़े और हमारे जो पूरा जो पेट है, उदर है, उन सबको ये ठीक करता है प्राणायाम। बिल्कुल। और प्राणायाम किस तरह से काम करता है उस बता रहे थे हमारे साथ राजेंद्र प्रसाद साहब। और डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी भी हमारे साथ जुड़ी हैं। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, जिस तरह से हम जीते हैं, भागदौड़ भरी वाली ये ज़िंदगी है, बिज़ी हम इतना रहते हैं, स्ट्रेस हमारे है और तमाम तरह की चीज़ें हैं। ऐसे वक्त में हमने ये भी देखा कि जब लॉकडाउन का वक्त था, शुरू शुरू में लोगों को बहुत अच्छा लगा कि लॉकडाउन है, सब लोग घरों में हैं, एक परिवार एक साथ है। लेकिन थोड़े वक्त के बाद हमने ये देखा कि लोगों का जो आदत है, लोगों का जो नेचर है वो ये बना हुआ है कि उन्हें घर से बाहर जाना है, उन्हें लोगों से मिलना जुलना होता है। उसके बाद हमने देखा, खुद पर्सनल लेवल पर भी मैंने ये चीज़ महसूस की कि कुछ लोगों के अंदर तनाव देखा जाने लगा कि वो घर पर रहते रहते रिट्रीट हो गए। वो कहते हैं कि कब खुद ये सब सही होगा, कब हालात बदलेंगे। तो ऐसे लोग भी थे जिनके लिए मेडिटेशन मैं समझता हूँ ज़रूरी है यहाँ पर करना। आपने, क्योंकि कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिन पे हमारा वश नहीं होता, जिन पर हम चाह करके भी उसको पलट नहीं सकते या उस समय में उस तरह की चीजों को नहीं कर सकते जो हम करना चाहते हैं। और ऐसे में एक संयम, धैर्य और अपने मन पर काबू होना बहुत जरूरी है। और अगर हम इन चीजों पर विजय प्राप्त कर पाए, अगर हम इन चीजों को कंट्रोल कर पाए, तो हमारा जीवन आसान हो जाता है। वरना हम एक द्वेष के माहौल में आ जाते हैं जहां हम करना कुछ चाहते हैं और हो कुछ रहे, और ऐसे में हमारे दिमाग पर बुरा असर पड़ता है। हमारा जो सोचने का तरीका है उस पर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो अगर हम किसी तरह से उस बैलेंस को बना पाए, अगर हम इस बात को, परिस्थितियों को समझ सकें, अगर हम इस बात को समझ सकें कि कैसे हमारा बर्ताव होना चाहिए इस स्थिति के अनुरूप, तो मुझे लगता है कि हम आसानी से उस स्थिति को पार कर सकते हैं। हमारे अंदर एक सहनशीलता आ जाती है, हमारे अंदर एक आत्मविश्वास आ जाता है, जिससे कि हम उस परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। तो इसी में मुझे लग रहा है कि योग का बहुत अच्छा जो है योगदान भी है। और हमारे अगर प्रधानमंत्री जी ने जैसे अभी इतने अच्छे शब्दों में समझाया भी है कि योगा एट होम और योगा विद फैमिली, इस हमारा जो इस वर्ष का थीम भी है इंटरनेशनल योगा डे का, तो अगर हम उसका पालन करें, और उन्हीं के शब्दों में अगर मैं कहूँ तो उन्होंने खास तौर से ये बात बोली थी संयुक्त राष्ट्र के महासभा में भी कि केवल स्वास्थ्य नहीं बल्कि भलाई की तरफ, यानी कि विश्व की भलाई की तरफ भी ये हमारा जो समग्र दृष्टिकोण है उसको ये हमें प्रदान करता है। यानी कि हम जब योगा करते हैं तो हम केवल अपने बारे में नहीं सोचते, हम केवल अपने स्वास्थ्य के बारे में नहीं सोचते हैं, बल्कि हम पूरी विश्व की भलाई के बारे में सोचते हैं। और भारत तो आप जानते ही हैं कि वसुधैव कुटुंबकम में बहुत विश्वास रखता है, और हम ये
ये बात मान के चलते हैं कि पूरा विश्व ही एक परिवार है और ऐसे में हमें सभी के लिए सोचना चाहिए, केवल अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए। और ये योग की बहुत अच्छी बात है कि हमें इन सभी पहलुओं पर काम करने को मिलता है। अगर हम योग करते हैं तो इन सब चीजों की तरफ हमारा ध्यान जाता है। और सबसे बड़ी बात यही है कि केवल शारीरिक नहीं बल्कि आपका जो दृष्टिकोण है जीवन के प्रति, उसमें आपको जो है इससे बहुत सहायता मिलती है। तो जिस तरह से आपने अभी कहा भी कि लॉकडाउन है, लोग परेशान हो रहे हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा है, एक अनिश्चितता का माहौल है कि कितने समय ये रहने वाला है, कब ये जाएगा। और ज्यादातर लोग यही सवाल पूछते हैं कि कोरोना कब खत्म होगा, कब हमारा जीवन दोबारा वैसे सामान्य हो जाएगा जैसे पहले था। तो अभी थोड़े संयम और धैर्य की जरूरत है और वो योग के द्वारा आपको मिल सकता है, क्योंकि कठिन परिस्थिति जब आती है तो हम सभी लोगों को मिलकर उससे लड़ना है, तभी वो परिस्थिति पार हो सकती है। और खास तौर से कोरोना ने हम सब लोगों को ये सिखाया है कि एक ऐसा युद्ध है जो कि सरहद पे नहीं लड़ा जा रहा, बल्कि हर इंसान इस युद्ध को लड़ रहा है इस वक्त। और हर किसी का इस वक्त जो उत्तरदायित्व है वो इसमें उतना ही जरूरी है। तो हम सब लोग अगर अपने उत्तरदायित्व को निभाएं, अपने योगदान को दें अगर, तो हम लोग इस लड़ाई को और भी जल्दी जीत पाएंगे। और वो तभी होगा जब हम मानसिक रूप से सशक्त होंगे, जब हम समझ पाएंगे परिस्थितियों को और ये भी समझ पाएंगे कि इस समय में हमारा उत्तरदायित्व क्या है, हमारे लिए क्या करना जरूरी है और कैसे अपने आप को और अपने देश को और विश्व को सबको इस वक्त सुरक्षित रख सकते हैं। तो क्योंकि फिर देखिए तभी आप देखते हैं कि लोग लापरवाही करते हैं, कोई मास्क नहीं लगा रहा है, कोई सामाजिक दूरी का ध्यान नहीं रख रहा है, जो प्रिकॉशंस बताए जा रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं। वो इसी वजह से है क्योंकि लोग अभी तक इसकी अहमियत नहीं समझे और अपने उत्तरदायित्व को नहीं समझे कि हमारे लिए क्या करना जरूरी है और हम उससे कैसे केवल ना अपने आप को बल्कि अपने परिवार को सुरक्षित रखते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर ये बातें हमें समझ आए तो ये जंग भी हमारी आसान हो जाएगी। और जैसे आप अभी बता रहे हैं कि कोरोना की लगातार रफ्तार बढ़ी हुई है भारत में, मुझे लगता है हम उसको थाम भी पाएंगे अगर हम सब लोग मिलकर प्रयास करें और एक दूसरे के प्रयास में योगदान दें, तो जल्दी हम इस पर काबू पा लेंगे। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही। और राजेंद्र प्रसाद साहब भी योग टीचर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र प्रसाद साहब, जब हम जिम की तरफ बढ़ते हैं तो ये बताया जाता है कि आपकी उम्र अभी 16 साल या 17 साल है या 15 साल है तो आपको जिम नहीं करना चाहिए। क्या योगा के कैटेगरी में अगर हम आते हैं तो क्या बच्चों के लिए भी कोई एज का फैक्टर है या एज मायने रखती है? योग के लिए जी जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि हम देखेंगे एक न्यू बॉर्न जो चाइल्ड होता है ना, यस, वो सबसे बड़ा योगी होता है। उसके लिए सब इंसान बराबर होते हैं। उसके लिए वो इनोसेंट होता है एकदम और प्योर होता है बिल्कुल। वो जी, उसके अंदर कोई भेदभाव नहीं होता, कुछ नहीं होता है। और दूसरा मैंने आपको बताया कि सबसे इम्पोर्टेंट चक्र हमारे अंदर 7वां चक्र होता है, इसको सहस्त्रार चक्र बोलते हैं, लिम्बिक एरिया इसको बोलते हैं, 7वां आसमान जी। तो वो उसका खुला हुआ रहता है और वो ऑलमाइटी गॉड से, डिवाइन से ऑलरेडी कनेक्टेड होता है। वो आपने देखा होगा कि अचानक ही कभी भी बिना वजह के ही वो हंसता मुस्कुराता है वो, जी हाँ, और कभी अचानक ही वो खिलखिलाता है, चीखता है वो। तो क्योंकि उसका डिवाइन से कनेक्टेड होता है तो इसलिए वो एक क्रीड़ा करता रहता है, वो खेलता रहता है, वो अपने आप में मस्त रहता है वो। तो इसके लिए कोई भी अवस्था नहीं होती। योग के लिए हर अवस्था का व्यक्ति इसको कर सकता है, ठीक, किसी भी एज का हो, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, किसी भी एज का हो, वो इसको योग को कर सकता है। क्योंकि इसका नाम ही सहज योग है। मैं जो आपको बता रहा हूँ अभी सहज योग के परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूँ आपको, क्योंकि सहज योग ही ये एक वास्तविकता है। ये जो आजकल योग के बारे में जो प्राचीन जो ग्रंथों में लिखा हुआ है वो उसका प्रैक्टिकल है योग ये। और सभी जो कुरान पाक में है, आपकी बाइबल में है, हमारे गीता में है, इन सब में जो कुछ लिखा उसका प्रैक्टिकल है योग, ये सहज योग ये। ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है। अभी तो मैंने आपको थ्योरी के बारे में बताया, इसके बारे में थोड़ा सा, तो प्रैक्टिकल इसका कैसे होता है, इसको पाना कैसे है, ये चीज इम्पोर्टेंट है। बताऊं आपको? बिल्कुल, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया है कि सहयोग जो है ये श्री माता निर्मला देवी, इन्होंने सहयोग दिया है 5 मई 1970 को शुरुआत की है इसकी। तो ये कैसे घटित होता है इसमें, क्योंकि जो श्री माता जी हैं वो एक डिवाइन पर्सनैलिटी है, एक रूहानी शख्सियत है वो,
और ये हमारे यहाँ भी कहा कि समय समय पर ये रूहानी शख्सियत यहाँ पर अवतरित होती हैं। और उसमें कुरान पाक में भी लिखा है कि 1,24,000 नबी यहाँ पर आ चुके हैं। तो श्री माता जी के व्यक्तित्व में क्या विशेषता है कि जब हम दोनों हाथ खोलते हैं उनके सामने और उनसे प्रार्थना करते हैं, क्योंकि जो हमारी कुंडलिनी शक्ति है वो उनको पहचानती है, वो वर्क करती है। तो दोनों हाथ खोल के हम मां से प्रार्थना करते, श्री माता जी आप कृपा करके मुझे संतुलन दीजिए। तो संतुलन के लिए हम 2-3 क्रियाएं करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि हमारा लेफ्ट जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो हमें पास्ट की तरफ ले जाता है, और जो राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो हमें फ्यूचर की तरफ ले जाता है। तो सबसे पहले हम अपने जो लेफ्ट चैनल है उसको क्लियर करते हैं जी। तो हम जो लेफ्ट हैंड है खोल करके बिल्कुल रिलैक्स होकर के बैठते हैं, चाहे हम चेयर पर बैठ जाएं या हम धरती पर जमीन पर बैठ जाएं, जहां भी हमें अच्छा लगे वहां बैठ सकते हैं हम। और सामने हम श्री माता जी कोई भी चित्र लेते हैं, हम रखते हैं। तो सामने देखते हैं हम सबसे पहले अपना लेफ्ट हैंड गोद में रखते हैं घुटने के ऊपर खोल करके, और जो राइट हैंड है उसको हम जमीन पर रख लेते हैं ऐसे। और अपनी कुंडलिनी मां से हम प्रार्थना करते हैं मन ही मन कि हे कुंडलिनी मां आप कृपा करके मेरी लेफ्ट साइड को क्लियर कर दीजिए। मेरे लेफ्ट चैनल में जो भी डिफेक्ट आ गए हैं, जो भी दोष विकार आ गए हैं, उनको आप कृपा करके पृथ्वी माता में निकाल दीजिए, क्योंकि पृथ्वी माता की नेचर है वो उनको सोख लेती है। तो धीरे धीरे हमें हल्कापन महसूस होगा अपने लेफ्ट हैंड में, ठंडी ठंडी हवा महसूस होगी बिल्कुल। तो तब समझिए कि हमारी क्लियरेंस हो गई है। उसके बाद हम अपना राइट जो चैनल है हमारा उसकी क्लियरेंस के लिए फिर प्रार्थना करते हैं कुंडलिनी मां से। तो फिर हम लेफ्ट हैंड को कोनी से मोड़ करके आसमान की तरफ करते हैं, क्योंकि आसमान गर्मी को सोखता है। जो लेफ्ट चैनल है उसमें वो गर्मी वाला होता है, वो ज्यादा गर्मी होने के कारण ही उसमें अनेक डिफेक्ट आते हैं उसमें। तो उसको हम सूर्य, इसको हम जो आसमान है वो ताप को सोखता है, क्योंकि आपने देखा जो आग जलती है, अग्नि जलती है, तो अग्नि ऊपर की ओर उठती है लपट उसकी, तो आसमान उसकी ताप को सोख लेता है। तो हमारा राइट जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, राइट चैनल है, इसमें जब विकार आते हैं तो हमारी गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, हमें बहुत गर्मी लगने लगती है, पसीने बहुत आते हैं, बेचैनी हो जाती है बहुत ज्यादा, गुस्सा बहुत आने लगता है हमें। तो इसके लिए हम जो राइट हैंड है अपना खोल करके हम सामने तरफ रखते हैं श्री माता जी की फोटो की तरफ जी। और जो लेफ्ट हैंड है उसको कोनी से मोड़ करके आसमान की तरफ कर लेते हैं और श्री माता से प्रार्थना करते हैं या कुंडलिनी मां से प्रार्थना करते हैं, हे कुंडलिनी मां आप कृपा करके मेरे राइट चैनल को क्लियर कर दीजिए। इसमें जो भी गुस्सा आ गया है जी। या जो फालतू गर्मी आ गई है या जो मेरे अंदर एग्रेसिव आक्रामकता आ गई है, उसको आप कृपा करके आसमान में निकाल दीजिए। तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा, ऐसा करने से ही आपको महसूस होगा कि गर्मी निकल करके आसमान की तरफ जा रही है लेफ्ट हैंड के माध्यम से। तो आप, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीज है, बिल्कुल आपको महसूस होगी हर चीज आपको जी। तो जब इसमें गर्मी निकल जाएगी तो आपके जो राइट हैंड की जो हथेली है उसमें आपको ठंडा ठंडा महसूस होगा, कूल ब्रीज महसूस होगी, आपको हल्कापन आ जाएगा। तो फिर इसका मतलब ये हमारा राइट साइड जो हमारी क्लियर हो गई है जी। तो अब हमें कहाँ आना है, अब हमें बैलेंस में आना है, क्योंकि हर व्यक्ति में बैलेंस की कमी है, इस समय संतुलन नहीं है। और संतुलन में आने से सारी तकलीफें, सारी समस्याएं हमारी दूर होती हैं, चाहे वो बाहर की समस्याएं हों, वो चाहे हमारी वो शारीरिक समस्याएं हों, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हों, चाहे मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं हों, वो सभी संतुलन में आने से ठीक होते। तो हम फिर क्या करते हैं, दोनों हथेलियों को सामने की ओर खोलकर रखते हैं एक लेवल पर, थोड़ा ऊपर उठा करके जी। और यहाँ फिर कुंडलिनी मां से प्रार्थना करते हैं कि हे कुंडलिनी मां आप कृपा करके मुझे बैलेंस दे दीजिए, मुझे संतुलन दे दीजिए, मुझे भूतकाल से और भविष्य काल से निकालकर मुझे वर्तमान में कर दीजिए, जो कि इम्पोर्टेंट समय है वही। और मेरे सभी विचारों को शांत कर दीजिए, मुझे थॉटलेस कर दीजिए, मेरे गुस्से को निकाल दीजिए, मेरे अंदर प्रेम भर दीजिए, मेरे अंदर शांति भर दीजिए। तो ऐसा प्रार्थना करने से क्या होगा, आपके दोनों हाथों में ठंडी ठंडी हवा बहने लगेगी जी। और बिल्कुल हल्कापन आपके अंदर एकदम हल्कापन आ जाएगा, कोई बोझ नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, आपको पूरी शांति महसूस होगी। और इसको बोलते हैं निरानंद, केवल आनंद। तो केवल आनंद की अनुभूति आपको होगी उस समय, टेंशन जाओगे आप। तो इसे बोलते हैं योग की अवस्था।
जी। थॉटलेस हो जाओगे आप, इसको समाधि कहते हैं, निर्विचार समाधि। तो हम निर्विचारिता में आ जाते हैं, थॉटलेस में आ जाते हैं, और शांति हमारे अंदर ही हमें प्राप्त हो जाती है। क्योंकि सब कुछ जो चीजें हैं उन सब का स्रोत हमारे अंदर ही है। तो सहयोग प्रैक्टिस करने से ये सभी चक्र हमारे नरिश होते हैं, और उन चक्रों से संबंधित ही अनेक समस्या तकलीफें होती हैं। हमें हर तकलीफ का संबंध किसी न किसी चक्र से होता है। तो वो तकलीफें धीरे धीरे रोजाना के ध्यान करने से 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम इसकी प्रैक्टिस करने से ये सब चीजें अनायास ही ठीक हो जाती हैं, बिल्कुल दूर हो जाती है समस्या सारी हमारी, और हम आनंद में जीने लगते हैं और फिर हम अपने जीवन का, मानव जीवन का जो अर्थ है, जो सच्चाई है, उसको फिर समझने लगते हैं हम। और फिर दूसरों को भी सोचते हैं कि ये जो आनंद है, ये प्रेम है, ये शांति दूसरे को भी मिले, उसको भी बताते हैं इसी तरह से। तो जब हम जुड़ जाते हैं डिवाइन से, तो हम दूसरे को भी इसी तरह से हम जोड़ सकते हैं। जैसे एक दिए से हम दूसरा दिए हम जला सकते हैं, इसी तरह से। और इसी तरह से सहयोग आज 170 से ज्यादा देशों में फैला हुआ है, और जो सभी धर्मों के लोग हैं वो सब इसको फॉलो करते हैं। जैसे आपका ईरान है, इराक है, ट्यूनीशिया है, टर्की है जी, आपका इंडोनेशिया है, इन सभी जो बहुत से कंट्री हैं जो कि मॉडर्न कंट्री हैं, आपका सऊदी अरब है, ओमान है, इन सब में सहयोग चल रहा है, ये प्रैक्टिस कर रहे हैं इसमें। तो ये प्रैक्टिकल की चीज है, पाने की चीज है, समय चल रहा पाने का ये। तो जितनी भी समस्याएं बाहर जो है दिखती है मनुष्य को, जिनको फेस भी नहीं कर पाता, उन समस्याओं का समाधान मनुष्य के अंदर ही है। क्योंकि हमें कहाँ की यात्रा करनी है, अपने अंदर की यात्रा करनी है, बाहर की यात्रा नहीं, अंदर की यात्रा करनी है। तो इस विषय में थोड़ा मैं आपको दृष्टांत भी दूंगा कि ये कोई गुरु थे और उनके शिष्य थे अनेक। तो अचानक क्या हुआ कि किसी को बाहर से कोई आदमी, कोई पथिक आया दौड़ता हुआ, उन्होंने कहा कि आपके आसपास में तो आग लगी हुई है बहुत तेज, और वो आग आपके आश्रम की तरफ दौड़ी आ रही है। तो शिष्य भी उससे बहुत विदक गए, विचलित हो गए। वो कर गए, हाँ गुरुजी देखो आग तो हमारी तरफ बढ़ती आ रही है, ये तो मैं लपेटे में ले लेगी। तो वो सब उठ खड़े हुए, मगर गुरुजी नहीं उठे, वो ध्यान में थे अपने। तो धीरे धीरे क्या हुआ, वो आग शांत हो गई, और वो शिष्य ने समझा कि भाई चलते हैं, देखते हैं गुरु हमारे ठीक है नहीं है, हो सकता है वो खत्म ही हो गया, आग ने उनको जला दिया हो। तो जब आए तो देखे वो सही सलामत एकदम। पूछा कि ये क्या, आप कैसे बचे? तो उन्होंने यही कहा कि आप बाहर की तरफ दौड़ रहे थे, मैं अंदर की तरफ जा रहा था, मैं अंदर की यात्रा कर रहा था। तो वो जो डिवाइन है, जिन्होंने पूरी सृष्टि को बनाया है, उनको हम कहते हैं ना कि वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वव्यापक है, वो सर्वज्ञ है। ये उसका प्रैक्टिकल है, हम केवल रटते रहते हैं इस चीज को, मगर सहयोग जब हम करते हैं उसका प्रैक्टिकल हमें महसूस होता है ये। तो उन्हीं के प्रोटेक्शन में रहते हैं हम, डिवाइन के प्रोटेक्शन में रहते हैं, और हमें कोई तकलीफ, कोई समस्या नहीं होती। ये सत्य है बिल्कुल। जो सहयोग कर रहे हैं, जो इसको मेडिटेशन कर रहे हैं इस पद्धति से, उनको इसका पता है, उनका जीवन पूरा बदल चुका है। चाहे वो माफिया रहा है, चाहे वो चोर रहे हैं, बदमाश टाइप के रहे, किसी भी तरह के नेचर के दुष्ट प्रवृत्ति के रहे हैं, वो सब बदल गए हैं और वो असली मानव रूप में आ गए हैं अपने। तो जो संपूर्ण परिवर्तन है वो हमारे अंदर सहयोग के माध्यम से आ सकता है, वो कोई ला नहीं सकता, वो खुद ही आएगा हमारे अंदर, जब हम इच्छा हमारी सत्य को पाने की होगी सहयोग के माध्यम से। बिल्कुल। तो ये इतनी बड़ी चीज सहयोग है ये, तो इसके बारे में मैंने आपको बताया थोड़ा शॉर्ट में। और भी बहुत सी चीजें आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर, आपको पूछना हो? स्वाति माहेश्वरी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आपसे भी कुछ बातें करेंगे। एक ब्रेक के लिए अनुक्रम, ब्रेक के बाद जल्द आप ही से शुरुआत करेंगे। जी सलाम, हिंदुस्तान की उम्मीद। जी सलाम, हिंदुस्तान की उम्मीद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का खैर मकदम है, स्वागत है। और योग टीचर राजेंद्र प्रसाद साहब से ब्रेक में जाने से पहले हम समझ रहे थे कि मेडिटेशन की क्या वैल्यू है और किस तरह से उसको हम अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं, ज़िंदगी का हिस्सा हम उसको बना सकते हैं। उन्होंने बताया अपने तरीके से, लेकिन अब साइंटिफिक तरीके से क्या कुछ होता है मेडिटेशन का, उसके लिए मैं डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी आप ही के पास आना चाहूँगा।
हाँ, बिल्कुल देखिए अब जब से योग का इंटरनेशनल डे हम लोग मनाने लगे हैं और उसके पहले भी थोड़े समय से हम ये देख रहे थे योग का वैज्ञानिक रूप उभर करके सामने आया है। जैसे पहले हम केवल इसको एक पद्धति के रूप में मानते थे, लेकिन अब धीरे-धीरे इसके ऊपर बहुत शोध कार्य हुआ है और उन सब से बहुत सकारात्मक नतीजे सामने आए हैं। तो ऐसे में लोग भी ये बात समझने लगे हैं कि इसका विज्ञान से पूरा जुड़ाव है और इसमें सारी वैज्ञानिक बातें हैं। इसीलिए अगर अब आप देखें तो दुनिया भर के चिकित्सक जो हैं वो अब अपने जो मरीज हैं उन सभी को योग के लिए प्रोत्साहित करते हैं, उनको बोला जाता है कि करें। लेकिन कोई भी चीज तभी हमें लाभ देती है जब हम उसे नियमित रूप से करें। तो अगर हम नियमित रूप से योग करेंगे तभी वो हमारे को उसके फायदे होंगे, उसका उपयोग होगा हमारे लिए। और एक बहुत जरूरी बात ये भी है कि जब भी आप योग करें तो सही तरीके से योग करें और किसी व्यक्ति से सीखें योग करना, क्योंकि अगर आप सही तरीके से योग नहीं करेंगे तो मांसपेशियों में खिंचाव आ सकता है और आपको फायदा होने के बजाय नुकसान भी हो सकता है। तो हमेशा सही तरीके से योग करना भी जरूरी है। तो किसी सही टीचर से या व्यक्ति से जिसे योग की समझ हो, जिन्हें जानकारी हो, उन्हीं से योग सीख करके तभी करना चाहिए। और योग की बहुत अच्छी बात ये भी है, कहते हैं योग देता भी है और योग लेता भी है, यानी कि ये आपको आपको भी अंदर से सुदृढ़ बनाता है और आपको एक पूरे विश्व के आप नागरिक हैं। इस वक्त हम केवल भारत के नागरिक नहीं हैं, तो कैसे विश्व में हर व्यक्ति का एक उत्तरदायित्व है, चाहे वो हमारा पर्यावरण हो, चाहे वो हमारी जिस तरह की अभी बात भी हो रही है विश्व बंधुत्व की बात हो, जैसे अभी प्रधानमंत्री जी ने भी बोला, चाहे वो इस बात की कि हमारा कैसा औपचारिकता हमारी क्या है एक दूसरे के प्रति, तो वो इन सभी चीजों का हमें ज्ञान मिलता है। इन सभी चीजों के प्रति हमारा जो दृष्टिकोण है वो बदलता है। तो मेरे ख्याल से इसलिए योग बहुत जरूरी भी है, क्योंकि वो हमारे पूरा जो हमारा डेवलपमेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट है, तो उसके ऊपर वो काम करता है और उस तरह से ये आपके ऊपर प्रभाव डालता है। तो कहीं ना कहीं एक्सरसाइज जितनी जरूरी है, जिस तरह से हम बार बार बोलते हैं, वही आप अगर योग को उस रूप में अपनाएं तो वो आपका ओवरऑल डेवलपमेंट कर सकती है, हर तरह से आपको फायदा कर सकती है, बीमारियों से भी आपको बचा सकती है। क्योंकि जिस तरह से हमने देखा है कई तरह के कैंसर हैं, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, हार्ट लंग्स की अभी हमने बात ही करी है। तो इन सभी चीजों में योग का फायदा होता है। तो इसके साथ साथ अगर आप मानसिक रूप से भी शक्तिवान हो सकते हैं तो ये एक पन दो काज वाली बात हो जाएगी और मुझे लगता है कि इससे हमें डबल फायदा हो सकता है। बिल्कुल, डबल फायदे की बात भी यहाँ पर हो रही है। साथ ही साथ डॉक्टर स्वाति, हम ये भी देख रहे हैं जो बॉलीवुड की अदाकाराएं हमारी, वो भी योग को बहुत ज़्यादा प्रेफर करती हैं, और शिल्पा शेट्टी हो, मलाइका अरोड़ा हो, और ऐसी तमाम ऐसी अदाकाराएं जो ख़ासकर योगा के ऊपर फोकस्ड रहती हैं और बल्कि और लोगों को भी सलाह देती हैं कि उनको भी योगा से जुड़ना चाहिए। जी हाँ, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए जब रोल मॉडल्स जो होते हैं, यानी कि जिनकी तरफ लोग देखते रहते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं, ऐसे में अगर ऐसे लोग इन अच्छी बातों को लोगों तक पहुंचाएं जैसे कि योग है, तो उससे लोगों में भी प्रोत्साहन आता है, लोग भी इस बात को फिर फॉलो करते हैं। और वो देखिए रोल मॉडल का काम ही यही होता है कि वो अच्छी बातें लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि लोग उनको देख करके फॉलो करते हैं और जैसा वो करते हैं वैसा ही वो भी करना चाहते हैं। और एक अच्छी बात ये भी होती है कि वो उसकी अहमियत को समझते हैं, वो ये समझ पाते हैं कि अच्छा, जिनको हम रोल मॉडल समझते हैं, अगर वो इस बात को अच्छा मान रहे हैं, अगर वो ये सोच रहे हैं कि ये हमारे जीवन के लिए लाभकारी है, तो हमें भी इसको अपनाना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात है कि वो लोग इस अच्छी चीज के लिए लोगों को प्रेरणा देते हैं, लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि वो लोग भी योगा करें। और देखिए कई बार बोलना और करने में बहुत अंतर होता है, हम कितने सारे लोग बोलते रहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं वो। तो अगर कोई करके भी उस चीज को दिखा रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप उस चीज को करके दिखा रहे हैं कि कैसे किया जाता है, और खुद वो बताते हैं कि हमारे शरीर पर, हमारे जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है, किस तरह से उन्हें फायदा हुआ। और अगर देखा जाए तो उनका जीवन भी बहुत भागदौड़ का जीवन होता है, उसमें भी बहुत संघर्ष होता है, उनको भी तरह तरह की तैयारियां करनी पड़ती हैं अपने हर तरह के किरदार के लिए। और ऐसे में उन सभी का कहना है कि योग उनकी मदद करता है, और हर तरह से, ना केवल शरीर के लचीलेपन के लिए बल्कि एक तरह से किस तरह से किस किरदार को निभाना है, उसमें जो एक मानसिक शक्ति चाहिए होती है वो भी उनको उससे योग से मिलती है। और ये बहुत अच्छी बात है, और शायद यही लोगों को समझना भी जरूरी है कि जरूरी नहीं कि आप
एक्टर हो या फिल्म स्टार हो या आप उस लाइन से जुड़े हो, आप वो यही कहना चाह रहे हैं कि आप जो भी काम करते हैं, जिस भी जीवन शैली से आप जुड़े हैं, जो भी आपका कार्य करने का तरीका है, उसमें आपको लाभ होगा अगर आप योग को अपनाएंगे। अगर आप इसको नियमित करेंगे तो आप चाहे किसी भी प्रोफेशन के क्यों ना हो, आपको उसमें लाभ होगा। बिल्कुल। और राजेंद्र प्रसाद साहब लगातार जुड़े हुए हैं। राजेंद्र प्रसाद साहब, ये जो ज़माना है इसमें जो खासकर नौजवान पीढ़ी है, नई जनरेशन है, उसका ये मानना है कि दरअसल 6 पैक्स एब्स होते हैं और मसल गेनिंग होती है, वेट लिफ्टिंग होती है, दरअसल यही कसरत है, यही ज़िंदगी में शामिल करना चाहिए। क्या वाकई ये जो जिम की जो भारी मशीनों की एक्सरसाइज होती है, क्या इसी से काफ़ी है या फिर योगा की अहमियत भी नौजवानों को समझनी होगी? बात की वो शुरुआती की थी, हमें सूक्ष्म में जड़ में जाना है, मूल में जाना है हमें, ठीक है ना। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाने के 2 तरीके हैं। एक तो ये कि उसको धक्का दे करके चलाया जाए जी, हाथ से, एक तो तरीका ये है चलाने का। और दूसरा तरीका है कि उसमें चाबी लगाओ और वो अपने आप स्टार्ट होगी फिर तो फिर हम उसका हैंडल, एक्सीलरेट वगैरह और ब्रेक वगैरह इन पर हमें मास्टरी हासिल करनी है केवल, तो गाड़ी चलने लगी। तो इसमें कौन सा तरीका अच्छा है? जो ऑटोमेटिक, जो अपने आप चलते गाड़ी, जो हम उसको चाबी घुमाने से चलती है, उसको गाड़ी का चलना कहा जाता है। तो इसी तरीके से हम जो स्वस्थ रहते हैं, स्वस्थ जो शब्द है इसी में इसका अर्थ छुपा हुआ है। स्व मैंने अपना आत्मा, और मैंने स्थित होना, आत्मा में स्थित होना, अपने अंदर स्थित होना, वही स्वस्थ है। तो उसके लिए हमें भारी भरकम वजन उठाना, वेट लिफ्टिंग करना, जिम करना, इसकी हमें आवश्यकता नहीं रहेगी अगर हम सहयोग को अपनाएंगे। ये जो असली जो तरीका है योग का, उसको हम अपनाएंगे, डिवाइन से कनेक्ट होंगे, तो हमारा जो सिस्टम, जो 7 चक्र हैं हमारे, वो एक्टिवेट होंगे, जो 3 नाड़ियां हैं वो एक्टिवेट होंगी और उनमें एनर्जी आएगी, पूरी एनर्जी आएगी। अब जैसे क्या है, जैसे कोई मोबाइल है हमारा, सेलफोन है, वो जब डिस्चार्ज हो जाता है तो क्या करते हैं, हम उसको चार्जिंग में लगाते हैं। तो यही तरीका एक इंसान का है। वो ज्यादा सोच विचार करने से, टेंशन से, अशांति के कारण, भाग दौड़ के कारण उसके अंदर ये डिफेक्ट आ जाता है, उसकी एनर्जी वेस्ट हो जाती है, सारी एनर्जी निकल चुकी होती है। तो ये एनर्जी को दोबारा चार्ज करना होता है, तो वो सहयोग के माध्यम से बहुत आसान हो जाता है। उसमें कोई ये नहीं हमें बहुत लंबा चौड़ा उसमें जगह चाहिए, उसमें और बहुत ज्यादा समय चाहिए, उसमें पैसे चाहिए या व्यायाम, शारीरिक व्यायाम चाहिए, ये इसकी जरूरत नहीं है। केवल शुद्ध इच्छा क्या है कि हमें परम को, परमात्मा को पाना है, सत्य को पाना है, ये केवल इच्छा करनी है और ये बहुत आसानी से मिल जाएगी। सबकी जरूरत रहेगी नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि सहयोगी जो सहयोग कर रहा है उसको पता है इसकी वास्तविकता क्या है, इसके क्या क्या लाभ हैं इसके। अब मैं आपको बताऊंगा 7 चक्रों के बारे में, आपको बताऊंगा कि इसमें डिफेक्ट कैसे आता है जी। जैसा पहला चक्र मैंने आपको बताया था, पेल्विक एक्सिस, जो हमारा मूलाधार चक्र है, तो उसमें डिफेक्ट कैसे आता है? जब हमारे विचार अशुद्ध होते हैं, हम सेक्स की बातें ज्यादा करते हैं, सेक्स के बारे में सोचते हैं, हम सेक्स पे ज्यादा आधारित रहते हैं जी। तो ये चक्र हमारा, इसमें डिफेक्ट आता है और इससे संबंधित जो रोग हैं हमारे मूत्र संबंधी रोग हैं और मल संबंधी रोग हैं, गुदा संबंधी रोग हैं, जो नीचे के जो रोग हैं हमारे, क्या नाम, कॉन्स्टिपेशन भी इसी से हो सकता है इससे, और आपका पाइल्स हैं, ये इससे प्रॉब्लम पैदा होती है। और दूसरी इससे प्रॉब्लम होती है एड्स, वो समस्या इसी से होती है। और जनन की समस्या भी इसी से होती है, जनेंद्रिय वगैरह के जो विकार हैं वो इसी कारण पैदा होते हैं। तो कुंडली जागृत होती है तो इसको नरिश करती है और ये रोग इससे ठीक हो जाते हैं, सब विकार दूर हो जाते हैं, आदमी बिल्कुल पवित्र हो जाता है, उसके विचार बिल्कुल शुद्ध हो जाते हैं एकदम। और ये पहली चीज है सहयोग की जी। और दूसरा जो चक्र मैंने बताया था, ऑर्टिक प्लेक्सस, जो स्वाधिष्ठान चक्र है, वो क्रिएटिविटी चक्र है। तो उसमें डिफेक्ट कब आता है? जब हमारी जिंदगी बहुत भागदौड़ की जिंदगी हो जाती है, घबराहट में रहते हैं हम, बहुत सोचते, चिंता करते रहते हैं हम, तो उससे ये चक्र डिफेक्टेड हो जाता है ये।
और इस चक्र का मेन फंक्शन क्या है, ये फैट्स देता है हमारे ब्रेन को। ये हमारे ब्रेन में फैट्स की सप्लाई करता है, ग्रे सेल्स की सप्लाई करता है, जो कि पावर है हमारे ब्रेन की। तो जब ये ज्यादा विचारों में, गुस्से में, टेंशन में लग जाता है, इसकी एनर्जी वहां पर वेस्ट हो जाती है, तो फिर ग्रे सेल्स की सप्लाई ये नहीं कर पाता। तो इसकी वजह से हमारे मेमोरी का लॉस हो जाता है, हमें हमारी शांति भंग हो जाती है और सिर में दर्द होने लगता है। हमारे आधा सीसी का दर्द इसी वजह से पैदा होता है हमारे अंदर। तो जब हमारी कुंडली जागृत होती है तो कुंडली इसको एनर्जी देती है और ये सभी विकार, सिर का दर्द है, ये सब ठीक आते हैं, मेमोरी हमारी बढ़ जाती है और क्रिएटिविटी की तरफ बढ़ते हैं हम, खुरापाती की तरफ, शरारतों की तरफ हम, शैतानियत की तरफ हम नहीं बढ़ते, फिर असली इंसान बनते हैं हम जी। और जो तीसरा चक्र है, जो जिसको नाभि चक्र, उसमें डिफेक्ट कैसे आता है? उसमें डिफेक्ट तो खान पान की वजह से आता है। जैसे हम तामसी, हम मादक द्रव्य लेते हैं, शराब लेते हैं, तंबाकू लेते हैं, तो इससे बहुत ज्यादा डिफेक्ट आ जाता है ये। या हम पौष्टिक भोजन नहीं लेते, उससे ज्यादा होता है ये। या और सबसे बड़ा कारण क्या है? हमारे अंदर लालच है, कंजूसीपन है, ये सूक्ष्म चीजें बहुत ज्यादा इन सब चक्रों की। तो उसकी वजह से हमारे अंदर कॉन्स्टिपेशन की समस्या आती है, नाभि चक्र की विकृति, विकार आ जाते हैं। तो जब एनर्जी इसमें आती है कुंडली शक्ति से, तो ये सभी विकार इससे दूर हो जाते हैं। और इसके बाद जो चक्र आता है वो है हमारा हृदय चक्र है, कार्डियक प्लेक्सिस है। तो इसमें कब समस्या आती है? जब हमारे अंदर मोह की, ममता की भावना ज्यादा बढ़ जाती है, हम किसी चीज के प्रति लिप्त ज्यादा हो जाते हैं कि ये मेरी चीज है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी माँ है, ये मेरा घर है, मेरा मेरा करके इसमें मोह माया जाल में जब हम फंस जाते हैं, तो तब ये चक्र हमारा ज्यादा घबराते हैं, हम बहुत ज्यादा थिंकिंग, ज्यादा विचार करते हैं, तो तब इस चक्र राजेंद्र प्रसाद सर, आपको 1 मिनट के लिए तो रुकना जब चाहूंगा। इसमें एनर्जी आती है तो नकवी इसमें जो कि डिफेक्ट लीडर हैं होते वो हैं क्या कुछ कह रहे हैं, और वो सुन लेते हैं, उसके बाद आपके आत्मविश्वास पास आते जो हैं। है वो सेहत के लिए, शांति के लिए, क्योंकि आज तो सबसे ज्यादा जरूरत है सेहत के साथ साथ शांति की, सुकून की। और इसीलिए आप देखें यहाँ पर भी जो है वो एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। आज जो है वो बौद्ध समाज के भी हमारे श्रद्धेय लोग हैं, मुस्लिम समाज के भी हैं, सिख समाज के भी हैं, क्रिश्चियन समाज के भी हैं, सभी समाज के लोग जो है वो आज यहाँ पर हैं, जो कि जो है वो योगा के इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर जो घरों पर कार्यक्रम हुआ है। क्योंकि आपको मालूम है कि जो जिस तरह का माहौल है उसमें कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं हो सकता, लेकिन लोगों ने घरों पर ही उसी जुनून के साथ, उसी जज्बे के साथ, उसी संकल्प के साथ आज योगा का कार्यक्रम किया। नकवी जी, प्रधानमंत्री जी ने कहा है अभी कि ये वक्त जो है बिल्कुल विपरीत है, लेकिन योगा जो है आपको हर विपरीत समय में भी अनुकूल रहने का ये सबसे बड़ा माध्यम है। देखिए, योगा जो है वो जहाँ हमें हमारे मन की शांति और तन के सुकून और ताकत, शक्ति, मन की शांति और तन की शक्ति, इसको जो है वो प्रभावित करता है, प्रभावी करता है। और इसलिए जो है वो विपरीत परिस्थितियों में भी योगा जो है वो हमारा संकल्प होना ही चाहिए। तो मुख्तार अब्बास नकवी भी इसी बात पर जोर दे रहे थे कि किस तरह से योग हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, तमाम लीडर्स इसी बात पर जोर दे रहे हैं, चाहे वो तन की शांति हो, चाहे वो मन की शांति हो, ज़रूरी सिर्फ यही है कि आपको योग को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना होगा। विपरीत परिस्थितियों में भी अनुकूल रहना, यानी कि कोई भी परिस्थिति आपके जीवन में हो, आपको उसको कैसे पार करना है, आपको अपना संयम बना के रखना। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि जब हमारा संयम नहीं बना होता है तो हम गलत डिसीजंस ले लेते हैं, हम गलत कदम उठा लेते हैं। और ये सब तभी होता है जब हमारे अंदर संयम नहीं होता, जब हमारी सोचने समझने की जो शक्ति है वो अगर प्रभावित होने लगे। और योग आपको उन सब इस तरह की परिस्थिति में धैर्य देता है, आपको सोचने समझने देता है कि क्या आपके लिए अच्छा है। और देखिए, गीता में भी कहा गया है कि योग कर्मेषु कौशलम, यानी कि
कर्मों की कुशलता ही योग है। यानी कि इसको केवल शारीरिक से उससे ना जोड़े योग को, बल्कि उसको पूरे जीवन को परिप्रेक्ष्य में लें कि किस तरह से योग हमारा जो जीने का दृष्टिकोण है, जो हमारा लाइफ के प्रति हमारा नजरिया है, उस सबको जो है बदलता है। उस समय हमें एक हिम्मत देता है, शक्ति देता है, हमें आगे की राह दिखाता है कि क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है। हमें नकारात्मक विचारों से दूर लेकर जाता है और जिंदगी में जो तनाव है, जो अवसाद है, और सभी के जीवन में है। कोई भी व्यक्ति आज ये नहीं कह सकता कि हमारे जीवन में तनाव नहीं है या हम कठिन परिस्थितियों से नहीं गुजर रहे हैं। और खास तौर से अगर अभी कोरोना का समय देखें तो हर किसी के जीवन में उतना ही संघर्ष है। तो ऐसे में वो हमें अच्छे से इस समय को पार करने की शक्ति देता है, हमें राह दिखाता है कि क्या हम करें, कैसे हम अपना संयम जो है बरकरार रखें, किस तरह से हम अच्छे विचार अपने दिमाग में लाएं ताकि ये जो कठिन समय है ये कट जाए और हम लोग की जीत हो और इसका इतना दुष्प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़े। क्योंकि लोगों को आर्थिक मार भी हुई है और भी कई तरह के संघर्ष जो हैं इस वक्त लोग झेल रहे हैं। लेकिन हमेशा हमने देखा है कि जब भी कोई इस तरह की प्राकृतिक आपदा भी आती है या बड़े बड़े कष्ट आते हैं, हमेशा लोग जिनकी विल पावर स्ट्रांग होती है, जिनका आत्मविश्वास स्ट्रांग होता है, वो उन सभी परिस्थितियों में से निकल आते हैं और दोबारा से जीवन खुशहाल हो जाता है। वो तभी हो सकता है जब हमारे अंदर वो सभी क्वालिटीज हो और हम इस बात को समझें कि चाहे कितना भी बुरा वक्त हो वो कट जाता है और हमेशा उसके बाद अच्छा समय आता है। जैसे कहते भी हैं कि हर क्लाउड की एक सिल्वर लाइनिंग होती है, उसी तरह से इसमें भी हम लोग भी जीतेंगे और एक अच्छा समय फिर से आएगा। बस जरूरत है इस समय अपने आप को नकारात्मक विचारों से दूर रखें और अपने अंदर संयम रखें ताकि इस समय को हम पार कर पाए। और उसके बाद उस तरफ सवेरा है तो धीरे धीरे उस तरफ बढ़ते रहें और कोशिश करते रहें, तो मुझे लगता है हम जल्दी ये जंग जीत जाएंगे। बिल्कुल, जल्दी हम ये जंग जीतेंगे और चलेंगे राजेंद्र प्रसाद साहब के पास। राजेंद्र प्रसाद साहब, एक आम आदमी जो कि ऑफिस भी जाता है, अपने परिवार को भी चलाता है, तमाम काम होते हैं उसको, ऐसे वक्त में उसके लिए मिनिमम कितना वक्त है जो योगा के लिए वो निकाल सकता है और कौन कौन से वो योग हो सकते हैं, कौन कौन से किस तरीके से वो अपने आप को स्वस्थ रख सकता है बगैर जिम जाए? आपकी आवाज कम आ रही है आपकी। राजेंद्र प्रसाद साहब, मैं अभी आपको मेरी आवाज ठीक आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, थोड़ा। मेरा सवाल यही था कि जो आम आजकल की जो ज़िंदगी है, इतनी बिजी ज़िंदगी है, लोग दफ्तर जाते हैं, उसके बाद घर में भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, तमाम चीज़ों के अंदर इंसान अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए शायद एक बार के लिए वो भूल जाता है। लेकिन हम ये चाहेंगे कि आप कुछ ऐसी चीज़ें बताएं कि मामूली वक्त में, कम वक्त में भी वो अपने आप को योगा के साथ जोड़ सके और अपने आप को स्वस्थ रख सके। सर मैं सुन नहीं पा रहा, आपको थोड़ा क्लियर नहीं सुन पा रहा हूँ। ठीक है, हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। एक बार तकनीकी खामी है, मैं कहूँगा अपने पीसीआर से कि वो दुरुस्त करने की कोशिश करें। हमारे साथ स्वाति माहेश्वरी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। स्वाति माहेश्वरी, वही सवाल जो मैं राजेंद्र प्रसाद साहब से कर रहा हूँ, अगर आपसे मैं करूँ तो आप क्या कुछ हमारे दर्शकों के लिए कहेंगी? कार्य भी हुए हैं, उन सभी से ये बात साफ तौर से दिखती है कि अगर हम हफ्ते में दिन होते हैं उसमें अगर हम 5 दिन भी आधे घंटे के लिए किसी तरह की एक्सरसाइज करते हैं, अगर कोई योग करें या एक्सरसाइज करें, तो उसका हमारे शरीर पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। और जरूरी नहीं होता है लोगों के लिए कि वो आधा घंटा एक ही बार में निकालें। अगर आप बहुत व्यस्त हैं, अगर आपका जीवन बहुत ज्यादा भाग दौड़ का है, तो उसमें भी आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। 10 मिनट आपने सुबह कर ली, 10 मिनट दोपहर में कर ली, 10 मिनट शाम को कर ली, लेकिन करना जरूरी है। अगर हम नियमित नहीं करेंगे तो हमें कभी भी इसका फायदा नहीं होता। और खास तौर से शोधकार्यों से ये भी देखा गया है कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, कोई भी चीज करते हैं ऐसे, तो उससे हमारे अंदर जो टी सेल्स और बी सेल्स होते हैं जो कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, उनका देखा गया है, खास तौर से शोध करके देखा गया है कि उसके तुरंत बाद अगर व्यक्ति का ब्लड सैंपल लें तो उसमें इन सेल्स की मात्रा ज्यादा पाई गई है। यानी कि हम अच्छे तौर से बात समझ सकते हैं कि अगर हम एक्सरसाइज या योग करते हैं तो उससे हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ती है। लेकिन ये सस्टेन तभी रहेगी, ये लंबे समय तक आपको फायदा तभी करेगी जब आप इसको
इसको नियमित करें। तो अगर हम कुछ समय रोज अपने जीवन का जो है वो अगर योग के लिए या एक्सरसाइज के लिए उसको हम करें कि हम करेंगे, जरूर करेंगे, तभी हमें उसका फायदा होगा। और बहुत सारे लोग आप कहें कि जी कुछ कह रहे हैं आप? नहीं, आप बात मुकम्मल कीजिए। जी, तो बहुत सारे लोग आपने देखा है कि थोड़े दिन करते हैं फिर छोड़ देते हैं, फिर कभी याद आ जाता है तो फिर शुरू कर लेते हैं। तो इन सब चीजों से हमें इतना फायदा नहीं होता है। तो अगर हम नियमित तौर से इसको करें तभी इसका हमें लाभ मिलेगा। इसीलिए बार बार ये बात बोली जाती है कि रोज करिए। तो अगर हम ये करें, जिस तरह से दवा खाना जरूरी होता है जब बीमार हो जाते हैं और वो रोज खाई जाती है, इस तरह से नहीं होता है कि आज छोड़ दे और कल नहीं खाएं। तो उसी तरह से हमारा रूटीन है, उसी तरह से हमारा खान पान है, हमारा योग एक्सरसाइज है, जो कि हमें डेली जिसका ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी याद करें और कभी नहीं। तो अगर हम इन बातों का ध्यान रखें तो हमारा जीवन अच्छा होगा, हम बीमारियों से रहेंगे और हम जीवन को भी अच्छी तरह से पालन कर पाएंगे, अपने उत्तरदायित्वों को निभा पाएंगे। ठीक है राजेंद्र प्रसाद साहब, आपसे मेरा वही सवाल था, एक बार फिर से लौटूंगा आपके पास। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि हम बिजी शेड्यूल में कम से कम कितनी देर तक योगा कर सकते हैं और कौन कौन से वो ज़रूरी आसन हैं जिनको लेकर हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं? अच्छा, जैसा कि मैं आपको सुन पा रहा हूँ, थोड़ा आवाज आपकी धीमी आ रही है। आपने पूछा कि हम कितनी देर तक योगा कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको ध्यान वाला योग बताया है, सहयोग बताया है, तो ये तो हम 10 मिनट से लेकर के आधा घंटे तक, 1 घंटे तक भी कर सकते हैं आराम से, क्योंकि इसमें हमें एनर्जी मिलती है, इसमें प्रेम और आनंद मिलता है हमें डिवाइन का। पूरा शरीर हमारा खुलता है, रिलैक्स होता है जी। दूसरा जो फिजिकल वाला पूछ रहे आप, आसन वगैरह पूछ रहे हैं, वो हम यथाशक्ति सामर्थ्य के अनुसार करते हैं। उसको हम आधा घंटे से लेकर के और 1 घंटे तक कर सकते हैं आराम से, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं। उसमें सब तरह के आसन होते हैं। उसमें कुछ आसन हम रिलैक्स होकर के, बहुत आसान है आसन, उनको करते हैं। कुछ थोड़ा मीडियम लेवल के हैं, कुछ थोड़ा मुश्किल आसन है। और तीसरे कुछ कैटेगरी इनकी है इस आधार पर है कि कुछ आसन हम खड़े होकर करते हैं जी, कुछ बैठकर करते हैं, कुछ पीठ के बल लेट कर करते हैं सीधे, और कुछ हम उल्टे लेट करके करते हैं आसन। ठीक है। तो ये तरीके हैं आसनों के। और ये करने से पहले हम थोड़ा वार्मिंग अप करते हैं अपनी बॉडी को, शरीर को वार्म अप करते हैं पूरा। जी राजेंद्र साहब, क्योंकि वक्त की थोड़ी सी कमी है, लेकिन बहुत अच्छा लगा आपने जो योग की अहमियत बताई है, और डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी भी जिन्होंने अनछुए पहलुओं को छुआ है आज योग के। बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने ऐसे सलाम से बातचीत की, हमारे दर्शकों के लिए बातचीत की।